सिविलियंस में आपका स्वागत है। अब हम लोग पेपर 6 में सेक्शन ई को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग एक चैप्टर देश में ऊर्जा की मांग को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ये सभी के बारे में पढ़े थे हम लोग। प्लस किस प्रकार से हम लोग ऊर्जा के नए स्रोत को डेवलप कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से हम बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। पेपर 6 है ये वाला, पेपर 6 में सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि होगा हम लोग का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का होगा। सिलेबस क्या है इसमें सेकंड चैप्टर में? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके बाद विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग। यानी कि हम लोग को मेनली इस चैप्टर में दो टॉपिक को पढ़ना है। एक तो क्या हो गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस प्रकार से हुआ है, और दूसरा ये जितने भी सैटेलाइट है उनका अलग अलग उद्देश्यों के लिए किस प्रकार से हम लोग उसको अनुप्रयोग में लाएंगे। तो ये जो है हम लोग का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग, ये हम लोग का इस बार का 11th JPSC में क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये रहा पहला टॉपिक हम लोग का। तो भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रखी। तो ये हम लोग को ये नाम याद रखना है, क्योंकि अब क्या हो गया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल डाटा आएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, ये भी प्रीलिम्स से पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रखी। और डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनकोस्पार का गठन, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता है, का गठन 1962 में किया गया। तो यहाँ पे हम लोग का दो चीज़ याद रखना है। क्या? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको हम इनकोस्पार बोलते हैं, जिसका गठन इसरो से पहले 1962 में किया गया था। तो ये दो हो गया। अब प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर भारत में सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, परंतु सन 1975 में यह पूर्ण रूप से एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो क्या क्या हो गया हम लोग के पास? सबसे पहला हम लोग क्या आ गया, 1962 में क्या हो गया, इनकोस्पार, ये हो गया। उसके बाद हो गया हम लोग का 1969। तो 1969 में इसरो का गठन हुआ है, ये ध्यान रखना। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, लेकिन 1975 से इसरो जो है वो पूरी तरीके से एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया है, सरकारी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया। और 1972 में हम लोग का अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ है। तो अभी तक हम लोग को कम से कम इतना याद रखना है। क्या? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जन्मदाता माना जाता है। फिर 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। 1969 में इसरो का स्थापना किया गया है। फिर 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना किया गया है। और फाइनली 1975 में इसरो जो है वो पूरी तरीके से एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इन संगठनों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इस दिशा में कार्य आरंभ किए, और इन उद्देश्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। यानी कि इन सभी ने कुछ उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, जिनमें से क्या हो गया, पहला, अंतरिक्ष आधारित संचार की आम जनता, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या तक उपलब्धता। यानी कि अब क्या होगा, इन लोग का उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष आधारित संचार होगा, जो कि आम जनता तक पहुंचेगा, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनता तक पहुंचेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचनाओं का निर्माण करना, इन संरचनाओं में प्रमोचक यान, प्रणोदक तथा उपग्रहों के विकास की संरचनाएं सम्मिलित होगी। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए जो भी आधारभूत अवसंरचना होगा उनका निर्माण करना। और इन आधारभूत संरचना में हम लोग का आ जाएगा प्रमोचक यान, यानी कि लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग सैटेलाइट सबको ऊपर में छोड़ते हैं, पृथ्वी के कक्षा में हम लोग छोड़ते हैं। तो वही हो जाएगा हम लोग का प्रमोचक यान, यानी कि लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। प्रणोदक क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया कि किसी भी वस्तु को गति देने के लिए इस्तेमाल होने वाला पदार्थ, यानी कि जब हम लोग प्रणोदक को जलाएंगे या फिर रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करने पर उच्च दबाव वाली गैस बनती है,
और उससे क्या होता है, जोर लगता है या फिर प्रणोदन पैदा होता है। तो प्रणोदक सिंपल से क्या हो गया कि किसी भी वस्तु को गति देने के लिए इस्तेमाल होने वाला पदार्थ। तो जो हम लोग का देखे होंगे कि जो लॉन्च व्हीकल होता है उसके साइड साइड में लगा हुआ रहता है। फिर उपग्रहों के विकास की संरचनाएं सम्मिलित हो, यानी कि जो उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट सब जितना हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग को डेवलप करना होगा। तो यही सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे है मौसम पूर्वानुमान, संसाधन निगरानी, फसल पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में दूर संवेदन तकनीकों का बेहतर अनुप्रयोग। अब हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे कि दूर संवेदन तकनीक क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या फिर फसलों का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्यावरणीय परिस्थिति मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की सहायता में पर्यावरणीय मानकीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास। तो ये सभी उद्देश्य हैं जिसके लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कार्य करना शुरू किया था। और इन्हीं उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत विशेष रूप से दूर संवेदी उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित करने वाले प्रमोचक यानों के निर्माण तथा उनके विकास में स्वावलंबी हो गया। तो दूर संवेदी उपग्रह, इसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये क्या होता है, एक उपग्रह होता है जिससे कि पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों की निगरानी की जाती है। तो इस प्रकार के सैटेलाइट को उनके कक्षा तक पहुंचाने के लिए जो हम लोग को यान लगेगा, जो प्रमोचक यान लगेगा, लॉन्च व्हीकल लगेगा, उसके निर्माण में भारत क्या हो गया है, स्वावलंबी हो गया है, यानी कि वो खुद से ऐसा लॉन्च व्हीकल बना सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इन प्रमोचक यानों की सहायता से शिक्षा और मौसम संबंधी उपग्रह भी भू स्थिति कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्ति हुई है। अब क्या हो गया कि पिछले मतलब जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे ही प्रमोचक यानी कि जो लॉन्च व्हीकल जिसकी सहायता से हम लोग सैटेलाइट को पृथ्वी के कक्षा में पहुंचाते हैं, तो ऐसे लॉन्च व्हीकल भी भारत ने बना लिया है, जिसकी वजह से मौसम संबंधी उपग्रह जो कि मौसम के बारे में जानकारी देगा, या फिर शिक्षा संबंधी उपग्रह जिसके माध्यम से हम लोग जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो गया या फिर शिक्षा के लिए जो भी नेटवर्क का यूज किया जाएगा, तो वैसे नेटवर्कों को या फिर वैसे उपग्रहों को स्थापित करने के लिए लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रमोचक यान भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत हद तक भारत ने संचार उपग्रहों की क्षमता में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी सफल प्रयास किए हैं। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसरो का स्थापना होने के बाद धीरे धीरे भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आगे निकलते जा रहा है। तो अभी तक क्या हो गया हम लोग का भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन हुआ था। 1969 में इसरो का गठन हो गया। उसके बाद 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हो गया और फिर 1975 में इसरो पूरी तरीके से एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो गया, तो अंतरिक्ष आधारित संचार जो है वो आम जनता तक पहुंचाना है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो आधारभूत अवसंरचना होगा, जैसे कि प्रमोचक यान हो गया, प्रणोदक हो गया, या फिर उपग्रहों का निर्माण करना है, मौसम पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह, फसल पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डेवलप करना है, या फिर पारिस्थितिकी मूल्यांकन करने के लिए भी कार्य करना है। और इन्हीं चीज़ों को पूर्ति करते हुए भारत ने बहुत सारे उपग्रहों को यानी कि दूर संवेदी उपग्रहों को उनके कक्षा में स्थापित करने के लिए खुद से प्रमोचक यानों का निर्माण कर लिया है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रमोचक यान का निर्माण किया है, ऐसे लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर लिया है, जिसके माध्यम से अब वे शिक्षा और मौसम संबंधी उपग्रह को भी भू स्थितिक कक्षा, ये सभी कक्षा अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या है, तो इनमें स्थापित करने में सफल हुए हैं। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संस्थाएं कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, जिसका गठन हम लोग का 1969 में हुआ। ये डेट याद रखना है, लेकिन 1975 से इसरो जो है वो पूरी तरीके से सरकारी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया है। तो इसरो क्या हो गया, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था हो गया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, ये भी हम लोग को याद रखना है। संस्थान का मुख्य कार्य क्या हो गया, तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है, अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के उपग्रह, प्रमोचक यान, रॉकेट आदि के विकास शामिल होंगे। इसरो को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसरो में क्या क्या हो गया, तो इसरो का गठन 1969 में किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना, खास करके जैसे कि उपग्रह हो गया, प्रमोचक यान हो गया, या फिर
रॉकेटों का विकास करना है और शांति के लिए और निशस्त्रीकरण के विकास के लिए वर्ष 2019 में इसरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब है हम लोग का आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय हो गया बेंगलुरु हो गया, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण एवं उससे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। यानी कि किस प्रकार से एक रॉकेट का निर्माण किया जाएगा, लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान का निर्माण किया जाएगा, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करने के लिए उसके लिए जो तकनीक की आवश्यकता होगा, उन तकनीक का विकास मुख्य रूप से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष केंद्र में किया जाता है। जबकि उपग्रह, प्रमोचक यान और रॉकेटों का विकास इसरो में किया जाता है। केंद्र की शुरुआत थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर हुई थी, और केंद्र का पुनः नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया। यानी कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम में है, इसका पुराना नाम क्या था, थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। लेकिन विक्रम साराभाई के देहांत के बाद उनके सम्मान में इस जगह का नाम चेंज करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या है, तो कृत्रिम उपग्रह हो गया, प्रक्षेपण यान हो गया, या फिर रॉकेट के निर्माण करने के लिए किन प्रकार के तकनीकों की आवश्यकता होगी, तो वो तकनीकों का विकास करना मुख्य रूप से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कार्य होगा। इसका ये है कहाँ पे, ये याद रखना है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम। जबकि हम लोग का इसरो जो हो गया वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। तो वी याद रखिएगा, वी से हो जाएगा विक्रम और तो से हो जाएगा हम लोग का तिरुवनंतपुरम। अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यानी कि प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब क्या, यहाँ से सभी मिसाइलों को, रॉकेटों को यहाँ से छोड़ा जाता है, जो कि हम लोग का आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या फिर श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम बदला गया। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसका पुराना नाम क्या था, श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से जानते थे, या फिर श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2002 में सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम चेंज करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या है, तो रॉकेट या फिर उपग्रहों को यहाँ से छोड़ना हो जाएगा। जबकि रॉकेट या फिर उपग्रह, इन सभी से संबंधित तकनीकों का विकास करने के कार्य विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में होता है, और इसरो से क्या होता है, तो रॉकेट या फिर उपग्रहों का निर्माण किया जाता है, जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन सभी को छोड़ा जाता है। अब है यहाँ पे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी का अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि श्रीहरिकोटा रेंज, तो श्रीहरिकोटा द्वीप श्रीहरिकोटा के पास ही है, इसीलिए इसको श्रीहरिकोटा रेंज या फिर श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर जाना जाता था। अब अगला है हम लोग का मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे, हासन में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और इसरो भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, बेंगलुरु में हो गया। तो मुख्य नियंत्रण सुविधा यह हासन कर्नाटक में स्थित है। इनका कार्य इनसेट अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण, कक्षा में स्थापित करने तथा कक्षा में स्थापित होने के बाद इसके संचालन संबंधी तकनीकों को देखना है। तो मुख्य नियंत्रण सुविधा, इनका काम क्या हो गया, इनसेट अंतरिक्ष यान, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनसेट प्रणाली का सैटेलाइट या फिर जीसेट प्रणाली के सैटेलाइट सभी अभी आगे मिलेंगे। तो इनसेट अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण, कक्षा में स्थापित करना और कक्षा में स्थापित करने के बाद उनके संचालन संबंधी तकनीकों का देखरेख करने का मुख्य कार्य किसका हो गया, तो मुख्य नियंत्रण सुविधा हो गया, जिसका जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक के हासन में स्थित है। इन संस्थाओं की मदद से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसरो द्वारा स्पेस विजन इंडिया 2025 जारी किया गया है और इसके प्रमुख बिंदु निम्न है। तो मुख्य रूप से इसरो हो गया, या फिर हम लोग का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया, या फिर मुख्य नियंत्रण सुविधा जो कि नियंत्रण का कार्य कर रहा है कि उपग्रह को उनके कक्षा में स्थापित करना है और स्थापित करने के बाद उनका संचालन सही तरीके से करना है। तो इन्हीं सभी संस्थानों के माध्यम से, इन्हीं सभी केंद्रों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है
और इन्होंने स्पेस विजन इंडिया 2025 जारी किया, जिसके कुछ बिंदु हैं जैसे कि ग्रामीण संयोजन, सुरक्षा आवश्यकता, मोबाइल सेवाएं, नेविगेशन प्रणाली एवं अन्य संचार आवश्यकताओं के लिए भू-स्थैतिक कक्षा से संबंधित प्रणाली का निर्माण करना। तो भू-स्थैतिक कक्षा मतलब हो गया क्या, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर तक जो होता है उसको हम लोग भू-स्थैतिक कक्षा बोलते हैं। यानी कि वैसे उपग्रह जो कि मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर तक छोड़े जाते हैं, तो वही कक्षा हम लोग का भू-स्थैतिक कक्षा या फिर जियो कहलाता है। अब है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मौसम, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन के लिए सुदूर प्रणाली का विकास करना, यानी कि वही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेवलपमेंट करना है। फिर सौर प्रणाली एवं ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अधिक वजन उठाने में सक्षम प्रक्षेपण यान का विकास करना है, यानी कि ताकि हम लोग भारी से भारी सैटेलाइट को प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेज सकते हैं, उनके कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को अधिक वजन उठाने वाले प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट करना है। सौर प्रणाली और ब्रह्मांड को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग को इसरो या फिर अंतरिक्ष में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक संसाधनों को जानने के लिए कि कहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जा रहा है या फिर मौसम संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को रिमोट सेंसिंग प्रणाली को और भी अच्छे तरीके से डेवलप करना, ये हम लोग का स्पेस विजन इंडिया 2025 में रखा गया है। साथ ही साथ पुनः उपयोग प्रक्षेपण यान का विकास करना। अभी तक क्या होता है कि हम लोग भारत से प्रक्षेपण यान के माध्यम से किसी भी सैटेलाइट को उनके कक्षा में छोड़ते हैं और फाइनली क्या होता है कि ये प्रक्षेपण यान जो होता है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि इसको फिर से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग को एक ऐसा ऐसा प्रक्षेपण यान विकसित करना है ताकि वो क्या करेगा, यहाँ से जाके सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ेगा और फिर वापस आके भारत में आके उतर जाएगा और हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो खर्चा हो रहा है हम लोग का कि एक बार छोड़ रहे तो वो खत्म हो जा रहा है, फिर से हम लोग को नया बनाना पड़ता है लॉन्च व्हीकल। तो ऐसी स्थिति में एक ही लॉन्च व्हीकल का हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं। मानव सहित अंतरिक्ष अभियान को बढ़ावा देना है, यानी कि अब हम लोग को एक स्टेप आगे जाना है और अंतरिक्ष में हम लोग को मानव को भी भेजना है। तो ये सभी चीज़ों के लिए भी भारत वर्तमान में प्रयास कर रहा है। तो यही सब हम लोग का मुख्य रूप से स्पेस विजन इंडिया 2025 के तहत केंद्र बिंदु रहा है। अब आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जैसे कि 1975 इसमें क्या हो गया, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। तो भारत के द्वारा सर्वप्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट रखा गया था और इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था 1975 में। ये ध्यान रखना है, 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। फिर 1982 में भू-स्थैतिक कक्षा में इनसेट 1 का प्रक्षेपण, यद्यपि यह असफल रहा। तो भू-स्थैतिक कक्षा मतलब क्या हो गया, तो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर, तो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जिस सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है उसी को हम लोग भू-स्थैतिक कक्षा बोलते हैं। तो इससे मुख्य रूप से इनसेट प्रणाली के सैटेलाइट को स्थापित किया गया था। तो 1982 में भू-स्थैतिक कक्षा, इसी को हम लोग बोलते हैं जियो, जियो ऑर्बिट। एक होता है लियो होता है और एक जियो ऑर्बिट होता है। तो जो जियो ऑर्बिट हो गया उसी को हम लोग भू-स्थैतिक कक्षा बोलते हैं। तो इसी कक्षा में यानी कि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर में हम लोग को इनसेट 1 सैटेलाइट का स्थापित करना था। तो हम लोग इसका ट्राई किया लेकिन ये हम लोग का असफल रहा था। तो 1975 में क्या हो गया, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक हम लोग प्रक्षेपण किए थे। 1982 में हम लोग क्या किए, तो भू-स्थैतिक कक्षा में इनसेट 1 सैटेलाइट को स्थापित करने का कोशिश की लेकिन यह असफल रहा। फिर 1983 एक साल बाद इनसेट 1B का सफल प्रक्षेपण हम लोग उसके जियो कक्षा में कर दिए, यानी कि 1982 में असफल रहे। फाइनली एक साल बाद 1983 में हम लोग इनसेट 1B को उनके कक्षा यानी कि भू-स्थैतिक कक्षा यानी कि जियो में स्थापित करने में सफल रहे। तो जियो कक्षा में सबसे पहला सैटेलाइट जिसको हम लोग स्थापित करने में सफल रहे तो वो हो जाएगा हम लोग का इनसेट 1B हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर 1988 में ध्रुवीय कक्षा में IRS 117 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर ऑर्बिट। तो हम लोग का जियो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 36,000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर का जो कक्षा होगा वो कहलाएगा हम लोग का जियो कहलाएगा। और उसी प्रकार से हम लोग का आता है एक पोलर ऑर्बिट आता है, और पोलर ऑर्बिट जो हो गया वो हम लोग का मुख्य रूप से 200 से 2,000 किलोमीटर की रेंज तक होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से 200 से 2,000 किलोमीटर की रेंज में जितने भी सैटेलाइट आएंगे वही कक्षा हम लोग का क्या कहलाएगा, तो ध्रुवीय कक्षा कहलाएगा या फिर पोलर ऑर्बिट कहलाएगा।
और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, LEO के नाम से जानते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1988 में ध्रुवीय कक्षा में IRS 117 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। फिर 1997 आता है, उस समय PSLV का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इस सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग उपग्रह को मुख्य रूप से उसके लियो कक्षा में स्थापित करने का कार्य करेंगे। तो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये हम लोग क्या करेगा, हम लोग का मुख्य रूप से सैटेलाइट को 200 से 2000 किलोमीटर के रेंज में स्थापित करेगा, और जो सैटेलाइट होगा वो हम लोग का पोलर टू पोलर मूव करेगा। उसके बाद हम लोग का 2008 में चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया, और 2016 में इसरो द्वारा एक ही पेलोड के तहत 20 उपग्रहों का प्रक्षेपित कर रिकॉर्ड कायम किया गया। 2017 में 104 उपग्रहों का एक साथ PSLV 37 द्वारा प्रक्षेपण किया गया, और 2017 में GSLV Mk3 की सहायता से GSAT 19 को कक्षा में स्थापित किया गया। तो जो GSAT प्रणाली के उपग्रह है वो मुख्य रूप से हम लोग का जियो वाले कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो इसको अभी हम लोग आगे उपग्रह वाले चीज़ों में पढ़ेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपलब्धि क्या क्या हो गया, तो यही सारा चीज़ हो गया। इसके अलावा चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था, तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। फिर 1982 आता है। 1982 में हम लोग जियो कक्षा में INSAT 1 प्रणाली के उपग्रह को स्थापित करना चाहे, लेकिन वो असफल रहा, और एक साल बाद 1983 में हम लोग फिर से INSAT 1B का सफल प्रक्षेपण किए, यानी कि उसको उसके भू स्थितिक कक्षा जियो कक्षा में हम लोग स्थापित कर सके। 1988 में ध्रुवीय कक्षा में IRS 117 का सफल प्रक्षेपण किया गया। 1997 में PSLV का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। 2008 में चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो इन सभी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो टॉपिक था हम लोग का भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये हम लोग का खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग का आएगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग। तो ये देखिए क्वेश्चन हम लोग का, उपग्रह क्या है और भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवहृत विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का वर्णन करना है, यानी कि उपग्रह को डिफाइन करना है, और अलग अलग प्रकार के जितने उपग्रह होते हैं उन उपग्रहों का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो ये 11 JPSC में पूछा गया है क्वेश्चन। अब है इसका आंसर, उपग्रह एक ऐसा उपकरण है जिसे पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। तो उपग्रह क्या हो गया, पृथ्वी या फिर कोई अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया चीज़ के ही क्या कहलाएगा, हम लोग का उपग्रह कहलाएगा। यानी कि अंतरिक्ष में किसी और पिंड की परिक्रमा करने वाला पिंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। अब क्या होता है कि उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होगा और एक कृत्रिम उपग्रह होगा। जैसे कि चंद्रमा का बात करेंगे तो चंद्रमा जो हो जाएगा वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। और उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि हम लोग छोड़ते हैं और वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी की कक्षा में घूमने का कार्य करता है, तो वो सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह कहलाएंगे। तो उपग्रह क्या हो गया, एक उपग्रह जो पृथ्वी या फिर अन्य किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। संचार और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने से लेकर पृथ्वी का निरीक्षण करने में हमारी मदद करने तक उपग्रह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यानी कि कुल मिला के संचार सुविधा उपलब्ध कराएंगे सैटेलाइट, या फिर नेविगेशन हम लोग को रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे, या फिर पृथ्वी का निरीक्षण करने का कार्य करेंगे। यानी कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है एक उपग्रह। इनका अनुप्रयोग कई अन्य प्रकार की सूचनाओं के अलावे डेटा और छवियों को एकत्रित करने और संचारित करने के लिए किया जाता है। उपग्रहों का उपयोग संचार, नेविगेशन, निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और मौसम की भविष्यवाणी सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में क्या हो गया, उपग्रह का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग संचार में उपयोग करते हैं, नेविगेशन, कहीं हम लोग को जाना रहता है तो रास्ता ढूंढने के लिए हम लोग GPS का प्रयोग करते हैं। हालांकि भारत इस कदम में नाविक का विकास कर रहा है। या फिर निगरानी रखने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि आर्मी लोग के पास बहुत सारे सैटेलाइट उनके कंट्रोल में होता है, ताकि वे दुश्मन देश के पास या फिर अपने क्षेत्र में नज़र रख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, कहाँ पे भूस्खलन आ रहा है, कहाँ पे बाढ़ आ रहा है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। इसके अलावा भविष्य की मौसम की भविष्यवाणी करना है कि आज मौसम कैसा रहेगा, पानी कब गिरेगा नहीं गिरेगा, तो इसके लिए भी अलग अलग सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो वर्तमान समय में सैटेलाइट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो ये देखिए, जैसे कि ये वाला हो गया, ये हो गया हम लोग का पृथ्वी हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट दिख रहे हैं, और ये सभी मानव निर्मित सैटेलाइट है, इसीलिए इसको हम लोग कृत्रिम सैटेलाइट बोलेंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं।
वहीं पे अगर यहाँ पे चंद्रमा की बात करें तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि इसको हम लोग नहीं बनाए हैं और ये पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। इसीलिए सैटेलाइट क्या है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, एक प्राकृतिक सैटेलाइट और एक कृत्रिम सैटेलाइट। अब उपग्रह जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उन ग्रहों को उपग्रह कहते हैं। तो वही डेफिनेशन फिर से हम लोग लिख दिए, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का डेफिनेशन कि जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसी को हम लोग उपग्रह कहते हैं। अब उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का प्रमोशन यानी कि लॉन्च पृथ्वी से किया जाता है, जैसे आर्यभट्ट, इनसेट प्रणाली, IRS, कल्पना 1, एजुसेट आदि। तो कृत्रिम नाम से पता चल रहा है कि मानव निर्मित उपग्रह होगा, मानव निर्मित सैटेलाइट होगा जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और इनको मुख्य रूप से हम लोग इनका प्रमोशन जो होता है, लॉन्च जो होता है वो पृथ्वी की सतह से किया जाता है। जैसे कि हम लोग का सबसे पहला आर्यभट्ट हो गया, 1975 में इसका सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इनसेट प्रणाली हो गया था, इनसेट 1 भी, जो कि इनसेट 1 जो था वो 1982 में किया गया था जियो कक्षा में स्थापित करने के लिए, जो कि असफल रहा था। फिर इनसेट 1B का सफल प्रक्षेपण किया गया। फिर IRS 117 जो कि 1988 में पोलर कक्षा में स्थापित किया गया। कल्पना 1 और एजुसेट, तो ये सभी हम लोग का सैटेलाइट हो गया जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंतर्गत आता है। तो उपग्रह दो प्रकार का हो गया, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिला है हम लोग को, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम जो हम लोग खुद से बनाते हैं। अब क्या हो गया कि और भी बहुत सारे के उपग्रह आते हैं, जैसे कि भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवहृत विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का वर्णन निम्नलिखित है। तो कक्षाओं के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और भी सारे सैटेलाइट होंगे जो कि उनके कक्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि सबसे पहला आता है हम लोग का लो अर्थ ऑर्बिट, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LEO बोलते हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह या फिर पोलर सैटेलाइट। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के उपग्रह सामान्य एक अंडाकार कक्षा में लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की सीमा में कार्य करते हैं और वर्तमान में अधिकांश प्रकार्यात्मक उपग्रह इसी श्रेणी में आते हैं। तो निम्न भूकक्षीय उपग्रह यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग लियो बोलते हैं, ये क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्य करते हैं। यानी कि वैसे सैटेलाइट जो सामान्य तौर पर 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़े जाते हैं उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी कि निम्न भूकक्षीय उपग्रह कहते हैं। और निम्न भूकक्षीय किसको बोलेंगे हम लोग, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO किसको बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। तो वही बोला कि 200 से 2000 का जो रेंज होगा, इसी रेंज को हम लोग LEO कक्षा बोलेंगे, यानी कि निम्न भूकक्षीय कक्षा बोलेंगे या फिर लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। और इस रेंज में जो भी सैटेलाइट हम लोग का कार्य करेगा उसको हम लोग निम्न भूकक्षीय उपग्रह या फिर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के नाम से जानेंगे। इसी कक्षा को हम लोग पोलर ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं और इसी को हिंदी में ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सैटेलाइट होगा सबसे पहले कि इसका रेंज जो होगा वो 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में होगा, यानी कि LEO इसी को बोलेंगे हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट या फिर ध्रुवीय कक्षा इसी को बोलेंगे, या फिर पोलर ऑर्बिट भी हम लोग इसी रेंज को हम लोग बोलेंगे। और इस रेंज में जितने भी सैटेलाइट चलेंगे, जितने भी सैटेलाइट कार्य करेंगे उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के नाम से जानेंगे या फिर निम्न भूकक्षीय उपग्रह के नाम से जानेंगे। इसमें जो सैटेलाइट होता है वो पोल टू पोल मूव करता है, यानी कि ये हो गया हम लोग का नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो जो सैटेलाइट होगा वो हम लोग का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर घूमना शुरू करेगा और ये इलेप्टिकल पथ में घूमेगा, अंडाकार पथ में घूमेगा। तो चूंकि ये पोल टू पोल मूव कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग पोलर सैटेलाइट या फिर ध्रुवीय उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा को हम लोग पोलर ऑर्बिट बोलेंगे या फिर ध्रुवीय कक्षा बोलेंगे। तो लियो जो हो गया हम लोग का, लियो सैटेलाइट जो होगा वो मुख्य रूप से हम लोग का पोल टू पोल में मूव करेगा, जिसका रेंज 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है वो सैटेलाइट पृथ्वी की गति से फास्ट मूव करता है। सैटेलाइट्स ट्रेवल फास्टर देन अर्थ,
क्या हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, जिसको हम लोग LEO बोलते हैं। इसी को हम लोग पोलर कक्षा बोलते हैं, ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं। इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, 200 से 2000 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा वो पृथ्वी की गति से ज़्यादा तीव्र गति से घूमेगा। अब एक आता है हम लोग का आगे सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। तो इस तरह के उपग्रह निकट वृत्त ध्रुव कक्ष के लगभग कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई लगभग 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। PSLV द्वारा प्रक्षेपित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS इसी वर्ग में आते हैं। यानी कि जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह होते हैं ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही चलते हैं, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं पोलर सैटेलाइट की तरह ही वर्क करते हैं। और इनका जो ऊंचाई होता है वो 500 से 1000 के बीच में ही रखा जाता है। जैसे कि ये वाला हो गया, ये हम लोग का क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूम रहा है, इसके अंदर ऐसा करके घूमेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग का यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सूरज है, तो सूरज है तो अब सैटेलाइट जो होगा उसको वर्क करने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए होगा। अब अगर सूर्य का रोशनी या फिर जो सैटेलाइट होगा वो बहुत प्रकार का चित्र को खींचेगा, तो बहुत सारे चित्र खींचेगा तो वो कब खींच सकता है, जब उसको रोशनी मिलेगा। तो जो सूरज की रोशनी है वो कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पे है सूरज तो हम लोग का पृथ्वी का इस साइड में कहीं ना कहीं रोशनी मिलेगा। तो ये जो सैटेलाइट होगा वो कहीं अच्छी तरीके से फोटो कैप्चर करके हम लोग को बहुत सारी जानकारी दे सकता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे है तो इसका रोशनी इस साइड नहीं आएगा, यानी कि इस साइड क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो अंधेरा रहेगा तो ऐसी स्थिति में ये जो सैटेलाइट हम लोग का घूमेगा ऊपर में, ये सैटेलाइट यहाँ से फ़ोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अंधेरा है, लेकिन यहाँ से फ़ोटो कैप्चर कर पाएगा। तो हम लोग का जो सैटेलाइट होगा उस सैटेलाइट को सूर्य के तुल्यकालिक हम लोग क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे, ताकि एक ऐसे जगह पे हम लोग स्थापित कर देंगे कि सैटेलाइट क्या करेगा, हर क्षेत्र का फ़ोटो खींच के हम लोग को जानकारी दे सकता। जैसे कि अगर सैटेलाइट हम लोग का यहाँ से ऐसा करके घूमता, इस टाइप से घूमता, तो सिंपल सा बात है क्या, ये जो सैटेलाइट होगा वो इसी क्षेत्र का फोटो खींच के हम लोग को दे पाता, क्योंकि इधर क्या है, सूर्य का रोशनी पड़ रहा है और इधर हम लोग को लाइट मिल रहा है, इसीलिए सैटेलाइट यहाँ वाला क्षेत्र का फोटो खींच के हम लोग को दे देगा और बता देगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ मिल रहा है, हम लोग उसको देख लेंगे। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इस वाले क्षेत्र में चूँकि सूर्य इधर है तो इस वाले क्षेत्र में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो अगर इस वाले क्षेत्र में अंधेरा रहेगा तो जो सैटेलाइट होगा वो यहाँ का फोटो अच्छे तरीके से नहीं ले पाएगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग को यहाँ का जानकारी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग सैटेलाइट को क्या करेंगे, हम लोग पोलर टू पोलर मूव करेंगे, इस तरीके से हम लोग मूव कराएंगे पोलर टू पोलर। तो इससे में क्या होगा कि ये जो सैटेलाइट होगा ये इस जगह पे घूमेगा, ऐसा करके घूमेगा, तो इसको यहाँ वाला तो क्षेत्र का फोटो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सूर्य का जो रोशनी होगा उसका कुछ भाग इधर भी थोड़ा थोड़ा रोशनी की वजह से ये सैटेलाइट इधर का फोटो कैप्चर कर पाएगा। इसीलिए जो सूर्य तुल्यकालिक होता है, यानी कि सैटेलाइट जो होता है उसको हम लोग सूर्य के तुल्यकालिक स्थापित कर देते हैं, जो कि पोलर टू पोलर मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर पोलर टू पोलर मूव करेगा ऐसा करके तो सिंपल सा है क्या कि इस क्षेत्र का भी फोटो निकाल पाएगा और इस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत रोशनी पड़ेगा तो उसका भी फोटो निकाल पाएगा। लेकिन उसको अगर हम लोग इस तरीके से वृत्ताकार पथ में अगर घुमाते हैं हम लोग तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र का फोटो निकाल पाता, जबकि यहाँ का फोटो नहीं निकाल पाता। इसीलिए सूर्य तुल्यकालिक सैटेलाइट में क्या हो गया, सिंपल सा कि ये भी क्या होता है, उपग्रह होता है जो कि सूर्य के तुल्यकालिक कक्ष में घूमता है, और ये भी हम लोग का उत्तर से दक्षिण में ही घूमता है, यानी कि पोलर सैटेलाइट की तरह ही काम करता है। अब है कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जितने भी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है वो मुख्य रूप से पोलर यानी कि ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। और इसी में हम लोग का आता है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS 117 जो हम लोग पढ़े थे, तो IRS जो हो गया हम लोग का इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो मुख्य रूप से PSLV के द्वारा इसी कक्षा में सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। तो हम लोग का क्या हो गया, जो लियो हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, वो भी हम लोग का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है। और जो हम लोग का सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हो गया वो भी हम लोग का मुख्य रूप से नॉर्थ साउथ में मूव करता है। अब आ गया भू स्थैतिक उपग्रह। तो भू स्थैतिक उपग्रह में क्या हो गया, तो हम लोग देखें क्या, जो पोलर सैटेलाइट होगा वो मुख्य रूप से यानी कि जो ध्रुवीय उपग्रह होगा वो मुख्य रूप से पृथ्वी की गति से ज़्यादा तीव्र गति से मूव करेगा। लेकिन जो भू स्थैतिक उपग्रह होता है ये पृथ्वी की गति से ना तो ज़्यादा तेज घूमता है और ना तो ज़्यादा कम घूमता है, बल्कि पृथ्वी की गति के बराबर ही घूमता है। इसीलिए हम लोग को हर टाइम स्थिर नज़र आता है। तो चलिए इसको देखते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि इसी को हम लोग GEO के नाम से जानते हैं। और जो हम लोग का ऊपर में था एक LEO, तो LEO का हम लोग का रेंज कितना था, LEO का रेंज हो गया हम लोग का 200 से 2000 किलोमीटर तक हो गया। और हम लोग का जो जियो सैटेलाइट होगा ये मुख्य रूप से हम लोग का 36,000 किलोमीटर के रेंज के अंतर्गत आएगा।
तो भू स्थितिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में लगभग 3600 किलोमीटर, ये 36,000 होगा, 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं और इनसेट श्रेणी के संचार उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। चलिए, तो क्या हो गया हम लोग का, जो लियो देखे थे हम लोग, लो अर्थ ऑर्बिट, इसका रेंज 200 से 2000 किलोमीटर था। यानी कि इस रेंज में जितने भी सैटेलाइट आएंगे वो मुख्य रूप से हम लोग का लियो कक्षा में ही स्थापित किए जाएंगे। अब आ गया हम लोग का जियो आ गया। तो जियो क्या हो गया, पृथ्वी की सतह से लगभग कितना 36,000 पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा उसको मुख्य रूप से हम लोग का भू स्थितिक कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही स्थापित किया जाएगा। तो उसी को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर भू स्थितिक उपग्रह के नाम से जानेंगे। ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से हम लोग का वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू करता है, वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करता है। जबकि जो लियो कक्षा में जितने भी सैटेलाइट थे वो मुख्य रूप से हम लोग का पोलर टू पोलर मूव करते थे और एक इलिप्टिकल पथ में हम लोग का मूव करता था, अंडाकार पथ में वो घूम रहा था। प्लस जो लियो कक्षा में जितने भी सैटेलाइट थे वो मुख्य रूप से पृथ्वी की गति से ज़्यादा तीव्र गति से चलते थे। लेकिन जियो कक्षा में जितने भी सैटेलाइट होंगे वह पृथ्वी की गति के बराबर की गति में चलेगा। यानी कि ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का स्पीड जो होगा वो हम लोग पृथ्वी के स्पीड से सिंक्रोनस कर देंगे या फिर इसके स्पीड से मैच कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि ये सैटेलाइट इसके सापेक्ष हमेशा बना हुआ रहेगा। यानी कि ये स्थिति यहाँ पे है तो सैटेलाइट यहाँ पे, जब ये वाला घूम के हम लोग का यहाँ पाएगा तो सैटेलाइट भी घूमकर इस जगह पे आ जाएगा। जब ये वाला पॉइंट हम लोग का यहाँ पाएगा तो सैटेलाइट भी हम लोग का इस जगह पाएगा। यानी कि हर टाइम हम लोग को क्या दिखेगा, ये जो सैटेलाइट है पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग को स्थिर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का स्पीड भी सेम है और सैटेलाइट का स्पीड भी सेम है, इसीलिए हर टाइम हर 24 घंटा में ये एक बार पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है और हम लोग को स्थिर नजर आता है। तो ये हो गया हम लोग का भू स्थितिक कक्षा या फिर भू स्थितिक उपग्रह हो गया। अब है कि इनसेट श्रेणी के जितने भी संचार के उपग्रह होते हैं वे सभी इसी वर्ग में इसी कक्षा में शामिल, इसी कक्षा में छोड़े जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनसेट श्रेणी के जितने भी संचार उपग्रह हैं वे सभी जियो कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। जबकि हम लोग का जो लियो कक्षा था, इस लियो कक्षा में हम लोग का जो सैटेलाइट होगा, जो उपग्रह होगा वो मुख्य रूप से सुदूर संवेदन वाला होगा, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। यानी कि अगर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अगर किसी कक्षा में स्थापित करना है तो कौन सा कक्षा होगा हम लोग का, तो लियो कक्षा होगा। इसके अलावा हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के बारे में हम लोग को जानकारी प्रदान करेगा। तो सुदूर संवेदन उपग्रह हो गया या फिर एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह होगा, ये मुख्य रूप से हम लोग का लियो कक्षा में स्थापित किया जाता है। और उसी प्रकार से हम लोग का जो जियो कक्षा होगा, जियो कक्षा, इस कक्षा में हम लोग का दूर संचार वाला या फिर हम लोग का मौसमी उपग्रह, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। इसके अलावा नेविगेशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित उपग्रह को मुख्य रूप से हम लोग का जियो कक्षा में स्थापित किया जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के रेंज में आता है। यानी कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर स्थापित किया जाता है तो वही कक्षा हम लोग का जियो कहलाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का लियो कक्षा हो गया। ये हो गया हम लोग का MEO हो गया, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पर बहुत कम सैटेलाइट भारत के द्वारा छोड़ा जाता है। और ये हो गया हम लोग का जियो हो गया, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो लियो हो गया वो हम लोग का 200 से 2000 किलोमीटर वाला ऊंचाई हो जाएगा। जो जियो होगा वो हम लोग का अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। तो इस कक्षा में ये वाला जो कक्षा होगा यहाँ पे हम लोग का लियो होगा और ये वाला जो कक्षा होगा ये हम लोग का जियो वाला कक्षा होगा। तो ये इसके लिए इलिप्टिकल पथ होता है, क्योंकि ये पोलर टू पोलर मूव करता है, और ये हम लोग का वृत्ताकार पथ होता है जो कि पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति को रखता है।
तो ये सब हो गया हम लोग का कक्षा के आधार पर सैटेलाइट का वर्गीकरण। तो क्या क्या हो गया हम लोग का, एक हो गया निम्न भूकक्षीय उपग्रह जिसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं, या फिर इसको मुख्य रूप से छोड़ा कहाँ पे जाता है, लियो वाले कक्षा में छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं या फिर ध्रुवीय उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। ये भी कहीं ना कहीं पोलर में ही मूव करता है, उत्तर से दक्षिण में, लेकिन ये सूर्य के तुल्यकालिक होता है, सूर्य की रोशनी से ये फोटो कैप्चर करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। फिर हम लोग का आता है भू स्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसका रेंज ये मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। अब आता है अनुप्रयोग के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो अनुप्रयोग के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण एक तो सुदूर संवेदन के लिए होता है, फिर संचार उपग्रह के लिए होता है, फिर मौसम उपग्रह और नौवहन उपग्रह होता है ये सब। तो सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये क्या होता है। तो सुदूर संवेदन का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि हवाई जहाज, उपग्रह या फिर गुब्बारे से पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेना, और यह एक ऐसी उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क में पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। तो सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो सैटेलाइट होता है वो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए ही उससे संबंधित डेटा का कलेक्शन करना शुरू कर देता है। यानी कि सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग किसी भी ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संसाधन का उपयोग करके भौतिक संपर्क में आए बिना पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से तरंगों का आदान प्रदान करते हैं तथा उनकी प्रतिवर्ती तरंगों के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी के भीतर या समुद्र के भीतर कौन से तत्व होने की संभावना है। इसके लिए प्रायः अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, जो अपनी उच्च भेदन क्षमता के कारण सतह से काफ़ी भीतर तक पहुंचकर वास्तविक तथ्यों का बोध कराती है। सुदूर संवेदन उपग्रह को सामान्यतः सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। यानी कि सुदूर संवेदन उपग्रह क्या हो गया, जो कि पृथ्वी की सतह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना उससे संबंधित जानकारी को हम लोग को प्रदान करते हैं। तो जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, वे क्या करते हैं, इंफ्रारेड को यानी कि अवरक्त किरण को पृथ्वी की सतह पर छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर जो इंफ्रारेड पहुँचता है उसी के माध्यम से वे बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर इस जगह पर ये सारी चीज़ पाए जा रहे हैं। क्योंकि जो अवरक्त किरण होता है ये उच्च भेदन क्षमता वाले होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के काफ़ी अंदर चले जाते हैं और पुनः रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा खनिज या फिर कौन सा चीज़ पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सुदूर संवेदी उपग्रह मुख्य रूप से कार्य करते हैं। और भारत ने अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक या फिर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। तो ये ध्यान रखना हम लोग का कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह होगा वो मुख्य रूप से सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन, तो जैसे कि ये वाला हो गया, ये हो गया हम लोग का सूरज हो गया, ये सूरज हो गया, यहाँ सूरज से रोशनी पृथ्वी पर पड़ रहा है और ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ऊपर में जो सैटेलाइट है ये कैमरा के माध्यम से इस रोशनी को कैप्चर कर रहा है और इसी के माध्यम से ये आवश्यक जानकारी को बताता है। तो यही हो गया हम लोग का निष्क्रिय सुदूर संवेदन हो गया। एक होता है सक्रिय सुदूर संवेदन, तो यह सूक्ष्म तरंग पर आधारित होता है। यह सूक्ष्म तरंग पर आधारित सुदूर संवेदन है। ऐसे उपग्रह में SAR का प्रयोग पेलोड के रूप में किया जाता है। और सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होता है, ये खुद से अपने यहाँ से कुछ रे छोड़ते हैं और वापस से रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके माध्यम से ये जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा दिन रात तथा सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे प्राप्त सुदूर संवेदी आंकड़े बहुउपयोगी होते हैं। तो जो हम लोग का निष्क्रिय सुदूर संवेदन होगा वो मुख्य रूप से सूरज पर निर्भर है। तो अगर सूरज की रोशनी अच्छे तरीके से पृथ्वी पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ये अच्छा काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन ये जो हम लोग का एक्टिव सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यानी कि जो सक्रिय सुदूर संवेदन हो जाएगा, ये पृथ्वी की ये सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये हर टाइम, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा ये अच्छा चीज़ों को बता सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब विविधीकृत क्षेत्र में सुदूर संवेदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र में सुदूर संवेदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कृषि एवं मृदा, जैव संसाधन व पर्यावरण, मानचित्र में, भूगर्भ शास्त्र एवं खनिज संसाधन में, महासागर और मौसमी विज्ञान में, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की गणना, आपदा प्रबंधन सहायता,
जलवायु परिवर्तन, तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से सुदूर संवेदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ कुछ प्रमुख सैटेलाइट है, इसको ध्यान रखना है कि IRS श्रृंखला का जो सैटेलाइट होगा ये हम लोग का सुदूर संवेदन उपग्रह के अंतर्गत आ रहे हैं। कार्टोसेट हो गया, ये सब ध्यान रखना है कि IRS श्रृंखला जो होगा ये हम लोग का सुदूर संवेदन उपग्रह हो गया। कार्टोसेट श्रृंखला जो हो जाएगा ये भी हम लोग का सुदूर संवेदन उपग्रह के अंतर्गत आएगा। फिर ओशियन सेट हो जाएगा, ये भी हम लोग का सुदूर संवेदन उपग्रह। RI सेट हो जाएगा, हाइसिस हो जाएगा, और EOS श्रृंखला जो होगा ये हम लोग का मुख्य रूप से सुदूर संवेदी उपग्रह के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये सब ध्यान रखना है कि IRS श्रृंखला के सैटेलाइट जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, तो सुदूर संवेदन उपग्रह होते हैं। कार्टोसेट हो जाएगा, ओशन सेट हो जाएगा, EOS हो जाएगा, या फिर HYSIS हो जाएगा, RIS सेट हो जाएगा। तो ये सभी उपग्रह आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हम लोग का सुदूर संवेदन उपग्रह, जिसको मुख्य रूप से हम लोग कृषि, मृदा, जैव संसाधन, महासागर और मौसम विज्ञान, ग्रामीण विकास, इन सभी चीज़ों में उपयोग करते हैं। अब संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो संचार उपग्रह का उपयोग घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में होता है। यानी कि संचार उपग्रह मुख्य रूप से संचार में काम आता है, जैसे कि घरेलू दूरसंचार हो जाएगा, या फिर हम लोग का जो सामुदायिक दूरदर्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का किसी भी चीज़ को फिर से अगर दिखाना है तो उसके लिए आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित करना, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम लोग मुख्य रूप से संचार उपग्रह का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम लोग का आता है इनसेट 1A आता है, इनसेट 1B आ जाता है। इसके अलावा GSAT आता है, CMS श्रृंखला आता है। तो ये ध्यान रखना क्या है कि संचार उपग्रह में मुख्य रूप से हम लोग का इनसेट 1A 1B, जहाँ पे आपको इनसेट 1A 1B 1C ऐसा करके श्रृंखला दिखेगा, यानी कि उसका उपयोग कहीं ना कहीं संचार के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा GSAT प्रणाली, GSAT श्रृंखला जो है इसका प्रयोग भी इस प्रकार के सैटेलाइट जो होगा वो भी हम लोग का संचार उपग्रह के रूप में ही कार्य होगा। और एक आगे हम लोग का CMS श्रृंखला, तो ये सैटेलाइट भी हम लोग का मुख्य रूप से संचार उपग्रह में ही काम आएगा। तो इतना आपको याद करके रखना है कि इनसेट 1A 1B करके आ गया, ये सभी हम लोग का संचार उपग्रह में आता है। जबकि इनसेट अभी आएगा 2D आएगा, 3D करके आएगा, तो उसका उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग का मौसम संबंधी जानकारी के बारे में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का हो गया क्या, IRS श्रृंखला हो गया, कार्टोसेट हो गया, ओशन सेट हो जाएगा, RI सेट हो जाएगा, या फिर HYSIS हो जाएगा, EOS श्रृंखला हो जाएगा। तो ये सभी मुख्य रूप से सुदूर संवेदन उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। जबकि इनसेट 1A 1B GSAT श्रृंखला या फिर CMS श्रृंखला जो है इसका उपयोग संचार उपग्रह के रूप में किया जाता है। अब आता है इनसेट प्रणाली, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यह एक बहुआयामी उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रगतिशील बनाने के लिए किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग दूरसंचार, दूरदर्शन, राहत एवं बचाव, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा नेटवर्किंग के लिए किया जा रहा है। इस प्रणाली को 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B के सफल प्रक्षेपण के साथ ही राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इनसेट उपग्रहों में प्रयुक्त वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर की सहायता से दूरसंचार, दूरदर्शन तथा रेडियो नेटवर्क के अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जाता है। तो यही हो गया इनसेट प्रणाली, वही लिखा है। अब एक आता है मौसम उपग्रह आता है। तो मौसम उपग्रह में मुख्य रूप से हम लोग का कल्पना आ जाएगा, कल्पना श्रृंखला के सारे सैटेलाइट। इनसेट 3D 4D 3DS, ये ध्यान रखना। इनसेट 1A 1B 1C ऐसा करके जो सैटेलाइट था वो हम लोग का मुख्य रूप से संचार में उपयोग हो रहा है। जबकि इनसेट 3D 4D 3DS ये सब हम लोग का मौसम संबंधी सैटेलाइट हो जाएगा, वेदर सैटेलाइट हो जाएगा। तो मौसम उपग्रह को सामान्यतः भू स्थिति कक्षा में स्थापित किया जाता है। भू स्थिति कक्षा यानी कि जियो वाली कक्षा में, जिसका जो ऊंचाई होगा वो 36,000 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मौसम उपग्रह को सामान्यतः भू स्थिति कक्षा में स्थापित किया जाता है, जो अपने मौसम संवेदकों की सहायता से वायुमंडल से मौसम संबंधी आंकड़ों और चित्रों को प्राप्त करते हैं। इनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर मौसम संबंधी भविष्यवाणी एवं चेतावनी जारी करते हैं कि आज पानी गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, या फिर कहाँ पे हम लोग का बाढ़ आने वाला है। ये सभी चीज़ मुख्य रूप से मौसम उपग्रह यानी कि वेदर सैटेलाइट के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें हम लोग का कल्पना श्रृंखला के सारे सैटेलाइट आ जाएंगे। इनसेट 3D 4D 3DS ये सभी सैटेलाइट मुख्य रूप से मौसम उपग्रह सैटेलाइट के अंतर्गत आएंगे। अब है कि मौसम उपग्रह के पेलोड। तो पेलोड मतलब क्या हो गया कि किसी उद्देश्य के लिए उपग्रह पर ले जाए जाने वाले वैज्ञानिक या फिर तकनीकी उपकरण, वही सब क्या होगा, पेलोड कहलाएगा। जैसे कि हो जाएगा साउंडर हो जाएगा। साउंडर का काम क्या हो गया कि अलग अलग स्तर पर, वायुमंडल के अलग अलग स्तर पर तापमान और आर्द्रता का मापन किया जाता है। इमेजर ये सब क्या पेलोड में ही आ जाएगा।
तो इसके द्वारा इमेजर के द्वारा क्या हो जाएगा, भूमि और इसके आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर प्राप्त की जाती है, जिससे बादल एवं चक्रवात की स्थितियों का आकलन लगाया जाता है। तो ये हो गया मौसम संबंधी उपग्रह, जिसमें कल्पना श्रृंखला, इनसेट 3D, 4D, 3DS ये सब प्रमुख हो जाएंगे। अब आता है नौवहन उपकरण आ गया, नेविगेशन सैटेलाइट आ गया। तो पृथ्वी पर किसी स्थिर या गतिमान पिंड के सापेक्षिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए जिस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है उसे नौवहन उपग्रह कहा जाता है। यानी कि जो हम लोग GPS का उपयोग करते हैं वही वाला बात कर रहा। तो यहाँ पे नौवहन उपग्रह मतलब क्या हो गया, कि पृथ्वी पर किसी भी स्थिर पिंड हो जाएगा या फिर गतिमान पिंड हो जाएगा, तो उसके स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम जिस उपग्रह का उपयोग करते हैं वही हम लोग का कहलाता है नौवहन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट कहलाता है। ये क्या होता है, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग के द्वारा नौवहन संकेतों से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन उपग्रहों में परमाणु घड़ी लगी होती है, जिसके द्वारा समय का शुद्धता आकलन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी स्थिर पिंड की स्थिति निर्धारित करने के लिए न्यूनतम 3 नौवहन उपग्रह की आवश्यकता होती है, यानी कि 3 ठो नेविगेशन सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ता है। अगर कोई स्थिर पिंड है, कोई अगर स्थिर वस्तु है तो उसके बारे में, उसकी लोकेशन को पता करने में। अगर कोई गतिशील उपग्रह है, गतिशील कोई पिंड है, गतिशील कोई वस्तु है, तो उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए कम से कम 5 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। एक नौवहन उपग्रह सैटेलाइटों के एक नेटवर्क पर आधारित होता है, जो उच्च सटीकता वाले रिसीवर्स को भू स्थानिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए रेडियो संकेत प्रेषित करता है। यानी कि नौवहन प्रणाली क्या हो गया, नौवहन प्रणाली उपग्रह में क्या हो जाएगा, तो इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी पर स्थिर या फिर गतिशील पिंड की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं, सूक्ष्म तरंगों को छोड़ते हैं, या फिर इसमें परमाणु घड़ी लगा होता है जो कि उनके एग्जैक्ट टाइम को कवर करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कोई अगर स्थिर वस्तु है तो उसकी स्थिति का पता लगाना है, तो इसके लिए कम से कम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील पिंड है, तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए 5 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। तो नौवहन उपग्रह क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से किसी भी गतिमान पिंड या फिर स्थिर पिंड की स्थिति को बताने में प्रयोग किया जाता है, जिससे मुख्य रूप से हम लोग का IRNSS आ जाएगा, यानी कि इरनस आ जाएगा, या फिर इसी को हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो नाविक है ये भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसका उपयोग उतना अच्छा तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन इस पर काम चल रहा है। हो सकता है आने वाला टाइम पे हम लोग जो GPS है उसके स्थान पर नाविक का उपयोग करना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि इरनस या फिर नाविक, ये दोनों क्या हो गया, हम लोग का नेविगेशन सैटेलाइट हो जाएगा, और या फिर इसके अलावा NVS जो हो जाएगा, ये भी हम लोग का नेविगेशन सैटेलाइट के अंतर्गत ही आएगा। अब है कि इसका उपयोग क्या क्या है, नौवहन उपग्रह का उपयोग, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट का क्या उपयोग है। तो किसी उपग्रह प्रणाली का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति, नेविगेशन अथवा सैटेलाइट के रिसीवर्स में संलग्नित उपकरणों को वास्तविक स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। मछुआरे को मछली पकड़ने हेतु संभावित क्षेत्र में पहुंचने में सहायता प्रदान कर सकता है। मछुआरे को खराब मौसम एवं उच्च तरंगों की स्थिति के विषय में सूचित करता है। इसके अतिरिक्त वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से संपर्क करते हैं, तब भी यह उन्हें सतर्कता संदेश भेजता है। और ये सभी सेवाएं एक स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जाती है। नाविक व्यापारिक जहाज़ों के पथ प्रदर्शन एवं खोज तथा बचाव कार्यों आदि में सहायता करता है। यानी कि जो नाविक उपग्रह हो जाएगा, जो नेविगेशन सैटेलाइट हो जाएगा, ये मुख्य रूप से रास्ता दिखाने का काम करेगा। जैसे कि अगर कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, तो उसको संभावित क्षेत्र के बारे में बताएगा कि आप जिस क्षेत्र में आपको जाना था वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे, या फिर अगर वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को अगर पार करने वाले होंगे तो उसके बारे में जानकारी देगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास पहुँच चुके हैं, वहाँ से घूम जाए। या फिर अगर तूफान आ जाता है समुद्र में तो उससे संबंधित जानकारी देंगे। तो ये सभी चीज़, या फिर कोई अगर रास्ता भटक जाता है तो उनको रास्ता दिखाने का कार्य भी, यानी कि पथ प्रदर्शक का कार्य या फिर खोज बचाव का कार्य भी मुख्य रूप से नाविक उपग्रह, नौवहन उपग्रह या फिर नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का नेविगेशन सैटेलाइट का, नौवहन उपग्रहों का उपयोग हो गया। अब देखते हैं उपग्रहों का अनुप्रयोग में क्या क्या आ जाएगा। तो हम लोग संचार में देख लिए, नेविगेशन में देख लिए, फिर पृथ्वी अवलोकन यानी कि जिसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। संचार में मुख्य रूप से हम लोग देखें क्या कि इनसेट 1A 1B श्रृंखला आ गया, GSET श्रृंखला आ गया, CMS श्रृंखला आ गया। नेविगेशन में हम लोग का नाविक आ गया, जिसको नाविक बोलते हैं हम लोग। पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान, तो उपग्रह वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिक, ग्रह विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के लिए डेटा और अवलोकन प्रदान करते हैं।
अंतरिक्ष दूरबीनों और वेधशालाएँ प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य में आकाश से पिंडों, आकाशगंगाओं, सितारों और ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करती है, जिससे ब्रह्मांड के और उसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। इसके अलावा हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान, तो मौसम संबंधी उपग्रह भी हम लोग देखें, कल्पना हो जाएगा, कल्पना सीरीज, कल्पना हो गया। इसके अलावा इनसेट 3D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, या फिर 3DS हो जाएगा। और ऐसा करके हम लोग को बहुत सारा उपग्रह था जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं कि तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, या फिर क्या क्या मौसमी घटनाएं हो रही हैं उन पर नज़र रखते हैं। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हम लोग मुख्य रूप से बहुत सारे सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। फिर टेलीमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आ जाएगा। कृषि और संसाधन प्रबंधन के लिए भी कि कृषि गतिविधि जैसे कि फसल हो जाएगा, फसल स्वास्थ्य हो जाएगा, मिट्टी की नमी, वनस्पति आवरण, भूमि उपयोग पैटर्न की निगरानी करते हैं, सटीक कृषि, फसल प्रबंधन, उपज अनुकूलन। तो ये सभी चीज़ मुख्य रूप से हम लोग का सैटेलाइट के माध्यम से कृषि और उससे संबंधित चीज़ों पर भी यूज किया जाता है। खोज और बचाव, तो हम लोग जो नेविगेशन सैटेलाइट देखें उससे मुख्य रूप से अगर कोई नाविक जो है वो समुद्र रास्ता भटक जा रहा है या फिर किसी अन्य जगह पर, कोई जरूरी नहीं कि समुद्र ही होगा, किसी अन्य जगहों पर अगर वो भटक जाता है तो नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग खोज और बचाव कार्य करते हैं। ये सभी हम लोग का सैटेलाइट का उपग्रह के रूप में सैटेलाइट यानी कि उपग्रह का अनुप्रयोग के रूप में दिखाया गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिए कि कहाँ पे कौन सा सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है, नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, मौसम के लिए कौन सा सैटेलाइट होगा, प्लस सैटेलाइट को कौन से कक्षा में स्थापित किया जाएगा, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो इसी के साथ एक हम लोग का ये जो क्वेश्चन था उपग्रह क्या है, इसका लगभग एक मोटा मोटी क्वेश्चन का आंसर हम लोग रेडी कर दिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इससे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी हम लोग यहाँ पे जितना भी चीज़ पढ़े उससे हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का जो दूसरा चैप्टर था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वहाँ पे जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।